नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान अकेडमी पे। तो दोस्तों, आपकी केवीएस हिंदी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। आपको हिंदी के एक से एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ क्या करना, पढ़ना। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। वैसे हिंदी आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आप अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्या हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या, हार उस छात्र की नहीं होती जो फेल हो जाता है। हार उस छात्र की नहीं होती जो फेल हो जाता है, अपितु हार तो उसकी होती है जो हार मान लेता है। समझ रहे दोस्तों, हार उस छात्र की नहीं होती जो फेल हो जाता है। हार उसकी क्या होती है, जो हार मान लेता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा अपने मन से सोचा करें कि आप ये कर लेंगे, तो आप ये जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर हम अपने आज का प्रैक्टिस सेट की श्री गणेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अज्ञ शब्द का विलोम है। हमें अज्ञ का विलोम बताना है। बताइएगा, विज्ञ, मूर्ख, अनुज या अल्प। तो दोस्तों, अज्ञ का क्या होगा? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ। ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही है। मूर्ख का क्या होता है? पंडित। मूर्ख का क्या हो जाएगा? पंडित। अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज। ठीक है। अल्प का क्या हो जाएगा? बहु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे आप पूरा याद रखा करिए। अब पूछ रहे कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची होगा, बताना है हमें क्या होगा। हेम, मतंग, दुश्मन, स्वजन। तो दोस्तों, कुंदन मतलब होता क्या है? कुंदन मतलब होता है सोना। तो हमें उसका बताना है। तो कुंदन यानी सोना किसका? हेम। हेम का पर्यायवाची था। हेम का क्या होता है? और सोना, स्वर्ण, कनक। ठीक है, कनक, कंचन, ये सब किसके? आपके सोना के हैं। ठीक है। कुंदन। मतंग किसका? हाथी का होता है। हाथी क्या बोलते हैं? हाथी। ठीक है। मदकल, कुंजर। ठीक है, सब हाथी के होते हैं। दुश्मन, दुश्मन का क्या होता है? अरी, विपक्षी, रिपु, बैरी। ठीक है, ये सब आपके दुश्मन की पर्यायवाची में आएंगे। और स्वजन क्या होता है? स्नेही। ठीक है, सहृदयी, आपके दोस्त, साथी, जितना भी है वो स्वजन के हो जाएंगे। ठीक है, ये सब स्वजन के हैं। दोस्त, साथी, ये सब स्वजन ना, रिश्तेदार जो आपके रहते हैं स्वजन होते हैं। तो याद रखिएगा, कुंदन किसका होता है? हेम का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसकी जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए शब्द है। हमें एक शब्द बताना है जिसकी कोई कीमत ना हो सके। बताइएगा, कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते वो हमारे लिए क्या? अमूल्य हो जाती है। क्या? अमूल्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमूल्य। लेकिन जो बहुत ज्यादा कीमती हो वो बहुमूल्य। और कीमती क्या, कोई अगर चीज कीमती रहती है तो हम बोल देते हैं नॉर्मली कीमती, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कीमती हो तो बहुमूल्य। और जिसकी हम कीमत ही ना लगा सके वो क्या होता है? आपका अमूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है? हमें संधि नियम बताना क्या है? बताइएगा, अधन ए, अधन अ बराबर ए, अधन ए बराबर ए, आधन ए बराबर ए या आधन ए बराबर ए। तो दोस्तों, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां क्या है? अगर आप देखेंगे तो यहां आप देख रहे होंगे आ निकल रहा है ना, आ, महा। और यहाँ क्या है? ए निकल रहा है। तो क्या मिला आपको? आधन ए मिला है। तो महाधन महेश्वर्य यानी ये वृद्धि। पहली बात तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। और जहां भी आपको डबल मात्रा यानी बड़ी मात्रा वाले स्वर आपको दिखाई दे, आधन ए, ये देखिए लगा भी है, दो मात्राएं लगी है ना, तो ये क्या हो जाएगा? महास्वर। और आधन ए आपको किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें खुद ही आपके एकदम सामने आंसर रखा था, बस खाली आपको निकाल के लगाना था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? हमें समास बताना है, कौन सा समास समाहित है इसमें। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? सॉरी, इसमें तो शब्द ही नहीं आया। चलिए इसको क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा। सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। यहाँ से प्रयत्न करना है तो गलत हो जाएगा। कोई जब बहुत क्या होता है, आंख का काजल चुराने को तो बहुत सफाई से चोरी कर लेना। जब आप कोई चीज बहुत सफाई से चोरी करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, सामने जो आपके सामने या पास में रहेगा तभी ना आप किसी के सामने बहुत सफाई से चोरी कर लेंगे। तो वही क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख का काजल चुरा लेना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प होगा। बिल्ली का बहुवचन बताइएगा। बिल्लियां, बिल्लियां, बिल्ले, बिल्ला। बिल्ली का क्या बहुवचन होगा दोस्तों, याद रखिएगा बिल्लियां होता है, ठीक है। छोटी की मात्रा रहती है और डबल ऐसे रहता है, ठीक है। बिल्लियां, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया वाक्य के रेखांकित पद में कारक है। हमें कारक बताना है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इसमें कारक बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा ने किसको, ब्राह्मण को धन। जब कोई चीज पूर्ण रूप से किसी को दे दी जाती है, मतलब वो चीजें वापस नहीं ली जाती हैं, तो वो किसमें, संप्रदान में आती है, यानी देने के भाव से जो चीज दान कर दी जाती है वो संप्रदान कारक यानी सही है। ये कर्म कारक में नहीं आती। कर्म कारक में को का चिन्ह तो को का कर्म कारक भी होता है, लेकिन कर्म कारक में ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्म कारक जब किसी चीज को, जैसे अगर हम लोग धोबी को कपड़े देते हैं तो धोबी को जब कपड़े देंगे तो धोबी तो हमें कपड़ा वापस ले देगा ना। तो ऐसी चीजें जो हमें दोबारा वापस मिल जाए वो कर्म में जाएंगी। लेकिन ऐसी चीजें उपहार वगैरह दे दिया जाए, ठीक है, किसी को हमेशा के लिए दान दे दिया जाए, तो वो सब किस में आएगा, आपके हमेशा संप्रदान कारक में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संप्रदान कारक यहाँ पे सही हो जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया तो ब्राह्मण से लेने नहीं जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी अशुद्ध है, हमें बताना होगा किसकी वर्तनी अशुद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तनी बहुत पूछता है। उज्ज्वल, कवियत्री, कवियत्री या फिर मोक्ष। तो दोस्तों देखिए उज्ज्वल ध्यान से देखिएगा, हमेशा ऐसे ही लिखाता है, तो उज्ज्वल सही है। कवियत्री और ये देखिए लिखा है कवियत्री, इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आपका ऊपर वाला जो कवियत्री लिखा है वो सही है, लेकिन कवियत्री यही आपका गलत है, यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी मोक्ष भी आपका एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम शुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है, कवियत्री, तो जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलिए, अगला कह रहा है उस शब्दांश को वाक्य कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। उस शब्दांश को क्या कहते हैं, जो शब्द के पूर्व लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। तो दोस्तों मैंने हर बार बताया, जो शब्दों के पूर्व जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। चलिए देख लेते हैं उपसर्ग कहाँ है, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, लिंग। तो दोस्तों उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है उपसर्ग से हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कहता कि शब्द किसी शब्दांश के लास्ट में यानी आखिरी में जुड़कर शब्द में नवीनता आता, जब आखिरी की बात कहे तो वो प्रत्यय होगा, लेकिन शुरुआत की बात करें तो आपका उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है। नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। तो दोस्तों नाहर जो होता है वो आपका शेर का, शेर। अब वैसे देखिए इसमें व्याघ्र भी दिया है, तो व्याघ्र और शेर दोनों आपके नाहर के लिए यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन में दो ऐसे ऑप्शन बन गए हैं, व्याघ्र और शेर। तो इसको जान दीजिए, अगर आपको व्याघ्र भी मिले नाहर के लिए तो वो भी सही होगा और शेर भी सही होगा। बाकी सरिता, नदी, ये सब तो जानते हैं नदी का होता है, ठीक है। तरनी, सरिता, ये सब नदी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष वस्तु, नाम, व्यक्ति को बताते हैं वो क्या थे, व्यक्तिवाचक। तो देखते हैं, राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो दोस्तों देखिए इसमें भी एक आपका भाववाचक आ गया, इसमें भी भाववाचक आ गया है, यहाँ भी आपका भाववाचक। तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाते हैं। बाकी राम, रामचरितमानस और गंगा ये तीनों आपके व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम है, ठीक है। रामचरितमानस आपकी पुस्तक एक बहुत है, गंगा आपकी क्या है, आपकी
पवित्र नदी है, और राम, राम जी को सब जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी छाट सकते हैं। जैसे इसमें क्या मिला था आपको, भाववाचक संज्ञा मिल गई थी, तो आप ऐसे भी छाट के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द क्या सर्वनाम है बताइएगा। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो दोस्तों जो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, जो बोगे सो जो बोगे वैसा काटोगे, क्या होता, जैसी करनी वैसी भरनी, और जो सो ऐसे करते हैं ना। तो जहां पे संबंध, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध, जिस सर्वनाम द्वारा संबंध जताया जाता है वो क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो जो के साथ जो का, जैसे जो का किसे सर्वनाम से होता है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब इसी में आता है, ठीक है। तो संबंधवाचक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इसमें सर्वनाम प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो दोस्तों अपने आप बताया, जहां पर भी आपको अपने आप, स्वयं ही कर लेता हूं, मैं यह काम स्वयं ही कर लूंगा, खुद से कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, ऐसा कहीं भी आपको मिल जाए तो वो क्या होता है, निजवाचक। क्या, निजता का जहां बोध कराए वो क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है निजवाचक, यहां सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। हमें इसमें उसमें ये जो दिया है हमें ये बताना है इसमें कौन सा विशेषण है, बताइएगा। सार्वनामिक, निश्चित परिणामवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक। तो दोस्तों उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो उस क्या है, एक सर्वनाम है, एक प्रकार का क्या है, सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, बताइएगा। कुशाग्र कौन सा विशेषण है, परिमाणबोधक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक। तो किसी क्या क्या गुण विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है ना। कुशाग्र कैसा है, उत्कर्ष कैसा है, उसका बुद्धिमान कैसा है, कुशाग्र है, बहुत तेज बुद्धि का है। तो क्या गुण बता रहा है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गुणवाचक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, बताइएगा। श श श य र ल व छत्र ज्ञ श्र श छ ज झ। तो दोस्तों देखिए ये जो आपके हैं उसमें है, उसमें या संघर्षी व्यंजन करते हैं ना, उस व्यंजन हो जाएंगे आपके, ठीक है। और छत्र शगा ये संयुक्त व्यंजन आपके हो जाएंगे, कौन से, संयुक्त व्यंजन। याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में अलग टाइप से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। और च छ ज झ ये स्पर्श व्यंजन आते हैं ना, स्पर्श व्यंजन में आएंगे, स्पर्श व्यंजन। लेकिन बात की जाए य र ल व, तो यही आपका क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। आपके य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा य र ल व, ऑप्शन नंबर बी आपका अंतस्थ व्यंजन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्ण पर पड़ता उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता को छोड़कर कर्ण पे पड़ेगा तो क्या आएगा, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। तो दोस्तों जहां पे क्रिया का क्या फल किस पे, कर्ता पे ना पढ़कर किस पे, कर्म पर पड़ेगा, तो कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। और अगर यही कर्ता पे पड़ता है तो क्या होता है, अकर्मक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया कौन सी, ऑप्शन नंबर बी होगा सकर्मक यही। लेकिन अगर आपसे पूछता कर्ता पड़ता है तब आप अकर्मक बताते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सकर्मक। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन सा प्रकार की क्रिया है, लिखवाया, ठीक है दोस्तों। अनुकरणात्मक क्रिया, नाम, यहाँ नाम होगा, ठीक है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों जहां भी कोई कार्य किसी से करवाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, तो वहां क्या, प्रेरणार्थक, क्या होता है, प्रेरणार्थक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लिखवाया, करवाया, बनवाया, ठीक है, खिलवाया, ये सब क्या होगा, प्रेरणार्थक। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जटिल, जटिल का विलोम होगा, हमें जटिल का विलोम बताना है, क्या होगा, सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। तो दोस्तों जटिल, जटिल का विलोम क्या होता है, सरल। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जगह, सरल। अगर कहा जाए तो कठिन, जटिल और कुटिल ये सब क्या है, समानार्थी है। तो अगर आपसे इन दोनों का भी पूछेगा तो आप सरल ही बताएंगे। टेढ़ा का क्या हो जाएगा, सीधा, टेढ़ा का पर्यायवाची सीधा। और बाकी बता ही दिया ये दोनों जटिल के ही समानार्थी हैं, तो इनका भी विलोम क्या हो जाएगा, सरल ही हो जाएगा।
अब बोल रहा है ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द है, हमें ग्रस्त का बताना है, बताइएगा। स्वच्छंद, यहाँ स्वच्छंद होगा, ठीक है, स्वच्छंद, स्वच्छंद होगा। यहाँ क्या होगा, स्वच्छंद, ये क्या हो जाएगा, द हो जाएगा आपका ना, यहाँ पे द रहेगा, स्वच्छंद। मुक्त रहेगा, अग्रस्त है या खुला। तो दोस्तों ग्रस्त मतलब क्या होता है, किसी चीज से बंधा हुआ, ग्रसित होना, तो उसका भी उल्टा क्या हो जाएगा, मुक्त, यानी मुक्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। खुला का क्या हो जाएगा, बंद होगा। स्वच्छंद का अस्वच्छंद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है तन, तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है, हमें तन बताना है कौन सा लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो तन जो होता है, जैसे लड़का हो गया, ठीक है, और आपका आदमी हो गया, ये सब जैसे कि आप पुल्लिंग में आता है, वैसे ही आपका तन भी किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द है, हमें इसमें से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी बताइएगा। सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो दोस्तों देखिए, सलाद क्या किया जाता है, खाया जाता है, सारस उड़ता है, सलाम किया जाता है ना, लेकिन क्या सनक चढ़ती है, सनक सवार होती है, हम लोग बोलते हैं ना। तो आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, ये खुद ही क्रिया उसकी खुद बोल देती है कि वो क्या है, स्त्रीलिंग। तो सनक क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है, इसमें से एक वचन बताना है। दर्शन, नदी, घरों, लताओं। तो देखिए दोस्तों, लताओं, घरों ऑलरेडी आपका बहुवचन में दिया है। दर्शन जो है सदैव, सदैव बहुवचन वाला शब्द होता है, ठीक है, दर्शन किए जाते हैं ना। लेकिन नदी क्या है, नदी का नदियां बहुवचन होता है, यहाँ नदी दी है तो ये एक वचन में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है, ठीक है। यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है जनता है, क्या जनता का पूछ रहा है, वचन क्या है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो जनता पूछा है, जनता क्या है, सदैव एक वचन, सदैव क्या एक वचन। जो ज्यादातर समूहवाचक संज्ञा होती है, जनता, सेना, भीड़, ये सब क्या सदैव एक वचन होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, हमें अल्पज्ञ का विलोम बताना है, बताइएगा। सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। तो दोस्तों सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होता है, सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अभिज्ञ का क्या हो गया, अनभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ का जो उपकार किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए हुए किए हुए उपकार को ना मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है, याद रखिएगा। वाक्यांश में भी पूछता है और यही इसका विलोम भी होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइएगा। दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। तो दोस्तों सूर्य का नहीं पूछा है, तो देखिए दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर ये तीनों ही आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन सुधाकर, सुधाकर किसका है, चंद्रमा का, आपका चंद्रमा का पर्यायवाची आपका सुधाकर है। और अन्य अगर चंद्रमा का पूछ ले तो हिमांशु, ठीक है, हिमांशु हो गया, शशि हो गया, शशि हो गया, चांद हो गया, ये सब किसके, आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, मार्तंड, रवि, मरीच, ये सब किसके, आपके रवि के हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य आपका सूर्य का नहीं है, सुधाकर। अगला कह रहा है सोना का पर्यायवाची है, हमें सोना का बताना है। पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक या फिर जात रूप। देखिए इसमें कुछ अलग दिया है, तो सोना का क्या, जात रूप। सोना का पर्यायवाची क्या होता है, जात रूप। सोना का अन्य पर्यायवाची अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, स्वर्ण, कनक हो गया, ठीक है, आपका ये सब आपका सोना का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पन्नग आपका किसका होता है, नाक का पर्यायवाची होता है। चलिए पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल बताया है, ठीक है, कि यानी जहां पे समाप्ति हो चुकी है, काल की समाप्ति हो चुकी है, बताइएगा। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो दोस्तों देखिए पूर्ण भूतकाल है, वे आए थे यानी आके चले गए, यही खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या, अपूर्ण, अपूर्ण यानी तत्कालिक, क्या होता है, खा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, तात्कालिक भी बोलते हैं इसको। वे गए, ये आपका सामान्य भूतकाल, सामान्य, ठीक है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और बाकी वे सोकर उठे, ये आपका आसन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसन्न, ठीक है दोस्तों, आसन्न, आसन्न भूतकाल।
याद रखिएगा, ठीक है। अव्यय थे जहां पूरा कार्य समाप्त हो जाए, ये आपका क्या है, पूर्ण है। यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाहर। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, इसको बताया था नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची, तो अभी बताया था नाहर के लिए समुचित क्या हो जाता है, व्याघ्र यानी शेर ही। शेर ही आपका क्या होता है, नाहर का होता है। तो यहाँ व्याघ्र और शेर दोनों दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और पसंद आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।